हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो स्टार्ट की थी। और उसमें हमने है वो कुछ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सेट वाली, उसमें उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिनके बेस पे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व होंगे, तो उनके बारे में चर्चा कर ली थी। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप वह लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो समझ में आएंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि ए, बी और सी है, वो यहाँ पे आपके पास तीन सेट दे रखे हैं और इन तीनों सेट के लिए आपको ये दो कंडीशंस है ये आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम है वो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपके पास पोर्शन है वो लेके चलते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट वाला है आपके पास कि ए क्रॉस ये बी और ये यूनियन का साइन होता है, आपको पता ही है, और ये इक्वल है आपके पास, आपको दिखाना है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इसके इक्वल है, वो ये वाला पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एलएचएस लेके चलते हैं, देन हम दिखाएंगे कि ये जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल आएगा। कैसे आएगा वो देखना भी आप। जैसे हम यहाँ पे एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, एलएचएस लिया हमने ए क्रॉस और बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना है एक चीज, जब भी आपके पास क्वेश्चंस के अंदर है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में यदि कोई दो सेट दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सेट तो ये दे रखा है और एक सेट है वो ये दे रखा है, देन आपको इसको प्रूफ करने के लिए वो एक पेयर लेके चलना पड़ेगा। पेयर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आपके इस प्रकार का आपको है वो एक अक्स वाई का पेयर लेके चलना पड़ेगा जो कि इस वाले सेट से है वो बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब है हम इस पूरे सेट में से ये दो एलिमेंट है वो ले लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो इस सेकंड वाले सेट से है वो बिलोंग करेगा। इसका मतलब हुआ कि अक्स है वो बिलोंग करता है ए से और अक्स है तथा अक्स है यहाँ पे वाई है वो बिलोंग करेगा इस बी यूनियन ऑफ सी से, ठीक है। यहाँ पे आपको इफ ओनली इफ की कंडीशन है वो लेके चलनी है क्योंकि ये दोनों साइड से ट्रू होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अक्स है वो ए से बिलोंग कर ही रहा है तथा आपको यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, तभी आप है वो यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्टेप है वो लिख पाओगे। तो y है वो इस सेट से यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट होगा ना वो या तो इससे बिलोंग करेगा या फिर इससे बिलोंग करेगा। कहने का मतलब है जहां भी यूनियन दिखे ना वहां पे आपको या लेके चलना है, और जहां भी आपको इंटरसेक्शन का साइन दिखे ना वहां पे आपको और लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन आपको दिख रहा है, इसका मतलब है y है वो बिलोंग करेगा b से या फिर जो y है वो बिलोंग कर सकता है c से, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट स्टेप में देखो वही आपकी इफ ओनली वाली कंडीशन चलती रहेगी कि अक्स है वो a से बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करें कि ये जो अक्स बिलोंग कर रहा है a से ना, इन दोनों के लिए है वो ये कंडीशन लेके चलते हैं। कहने का क्या मतलब है, अक्स a से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है, एक तो ये कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलर कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या का साइन लिखेंगे, अक्स तो ए से बिलोंग कर रहा है तथा जो y है वो c से बिलोंग कर रहा है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो यहां तक स्टेप आपको समझ में आ गई। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है अक्स ए से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसका जो पेयर रूप में हम क्या लिख सकते हैं, पेयर हम क्या लिखे, अक्स और y का पेयर, ये बिलोंग किस में करेगा, ए क्रॉस बी में। बताओ बिलोंग कर सकता है नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब मैंने यहाँ पे यही तो बताया था कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा तथा सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे यही तो चीज है, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट में से ये दोनों जो एलिमेंटों का पेयर है वो बिलोंग करेगा। सिमिलर केस में या आपके पास ये जो पेयर है अक्स और वाई का, ये बिलोंग किससे करेगा, ए क्रॉस सी से, ओके। क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि अक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है तथा वाई है वो सी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा,
सो इफ ओनली वाली कंडीशन अपने पास चली रही। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स वाई है वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली जो एक्स वाई का पेयर है वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, या का मतलब है यूनियन। इसका मतलब है एक्स और वाई है वो इन दोनों के यूनियन से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से भी, और किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस सी से भी। इसका मतलब यही तो है, दोनों को कंबाइंड रूप में मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे या नाम दिख रहा है, या का मतलब मैंने क्या बताया आपको, यूनियन लेके चलना है। देखो आपका आरएचएस वाला पार्ट यही आ रहा होगा कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। हम क्या लेके चले, हम एलएचएस पार्ट में लेके चले कि आपके पास है वो कोई पेयर है वो इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमने दिखा दिया ये जो वाला पेयर है ना वो इस वाले सेट से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब दोनों है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हेंस आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, हेंस एलएचएस, इसको आप लिख सकते हो आरएचएस पार्ट। तो हेंस ए क्रॉस बी यूनियन सी है वो यहाँ पे बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी और यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी से, ठीक है। तो होपफुली आपको पूरी की पूरी चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। चलो एक बार वापस मैं इसको रिपीट मार देता हूँ कि कैसे कैसे हमने किया है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड की इक्वल होगी। तो हम क्या लेके चलते हैं कि इस वाली साइड को हम लेके चलते हैं और इसमें से एक हम पेयर ले लेते हैं कि ये पेयर है वो इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। तो किसी पेयर का किसी सेट में बिलोंग करने का मतलब हुआ कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो इस सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि एक्स तो ए से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वाई है वो इन दोनों की यूनियन से बिलोंग कर रहा है। यूनियन का मतलब होता है या, ठीक है। तो यूनियन के लिए मैंने यहां लिखा है कि जो y है वो या तो b से बिलोंग करेगा या फिर जो y है वो c से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट वाली स्टेप में मैंने क्या किया है कि इन दोनों का मैंने x और y यहाँ पे दो चीजों से बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का मैंने अलग अलग सेट ले लिया कि एक बार x a से तो बिलोंग कर ही रहा है, एक बार y है वो b से बिलोंग करवा लेते हैं, और यहाँ का साइन लेके x तो a से बिलोंग कर ही रहा है और y है वो c से बिलोंग करवा लेते हैं। फिर मैंने क्या किया है, दोनों का पेयर ले लिया, एक्स और वाई है वो इन दोनों के पेयर के क्रॉस प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये वाली चीज हमने फर्स्ट वाली स्टेप में देखी है, ठीक है। और सिमिलरली कंडीशन के अंदर है जो एक्स वाई है वो बिलोंग करेगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, जो एक्स वाई का पेयर है वो इससे भी बिलोंग कर रहा है और इससे भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है वो एक्स वाई है वो इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे या का मतलब हो गया यूनियन, ठीक है। तो यही वाली चीजें आपने क्या लेके चले थे कि एक्स वाई है जो एलएचएस साइड से बिलोंग कर रहा है, तो हमने लास्ट में प्रूव करके दिखा दिया कि एक्स वाई है वो आरएचएस साइड से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम देखते हैं वही वाली चीज, हम एलएचएस लेके चलते हैं। तो एलएचएस मैंने यहाँ पे ले लिया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। अब मैंने वही चीज करनी है जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला, मतलब दो एलिमेंटों के बीच में, दो सेट के बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए ना, तो आपको एक पेयर लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे पेयर ले लेता हूँ, लेट एक्स और वाई मैंने पेयर लिया जो कि इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी से। देन इफ ओनली इफ वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी, एक्स है जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तथा सिमिलरली जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने यूनियन देखा था, अब यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया है कि और आएगा, क्या आएगा, और, ठीक है। तो यहाँ से वही वाली चीज, इफ ओनली वाली कंडीशन, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, तथा यहाँ पे y है वो इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y है वो बिलोंग करेगा b से, और y है वो बिलोंग करेगा c से। देखो मैंने और या का मतलब है वो लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बता दिया था, इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या मतलब होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट होगा ना वो इन दोनों में होगा। यदि कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट बी में भी होगा और वो जो एलिमेंट है वो सी में भी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे और लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, वही वाली चीज इन दोनों को अलग अलग कंबाइंड करके लिखेंगे, मतलब कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से तथा वाई बिलोंग कर रहा है बी से। सिमिलरली और आएगा, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से
तथा y है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, c से। अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर के रूप में लिखेंगे। तो इफ ओनली इफ x और y का दोनों का पेयर ले लेते हैं जो बिलोंग किसमें करेगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे और x और जो y है इनका पेयर है वो बिलोंग करेगा इन a क्रॉस c के क्रॉस प्रोडक्ट में। अब x और y है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है और इस a क्रॉस c के भी क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो x y है वो कंबाइंड रूप से है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस b। और का मैंने क्या बताया अभी अभी, इंटरसेक्शन, ठीक है, और a क्रॉस c। देख लो यही वाला आपके पास है RHS पार्ट निकल के आ रहा है। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक्स वाई है वो LHS से लेके चले और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो एक्स वाई है वो RHS पार्ट में भी बिलोंग कर रहा है। हेंस आपका LHS और RHS है वो इक्वल होगा, हेंस LHS इक्वल RHS। सो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमें वो इसी बेस का एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि आपके पास A B C और D इस बार 4 सेट दे रखे हैं और उनके लिए आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो LHS वाली साइड है ये RHS वाली साइड के इक्वल है। तो सेम टू सेम आपने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था ना वही वाली प्रोसेस के अंदर करेंगे अपन। प्रोसेस क्या रहेगी आपके पास, वही वाली चीज, जब भी आपके पास यहाँ पे 2 सेट दिए गए हो वो भी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पेयर के रूप में, तो आपको एक सिमिलरली पेयर लेके चलना है जो कि इनमें से बिलोंग करता है और उसके बाद में आपके पास जो जो कंडीशंस आएगी ना उनको लिखते हुए आपको RHS है वो प्रूव कर देना। कैसे, वही वाली चीज, यहाँ पे हमें LHS साइड ले लेते हैं और एक यहाँ पे पेयर ले लेते हैं XY जो कि बिलोंग किस में कर रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन में C क्रॉस D से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही वाली चीज, इफ ओनली इफ वाली कंडीशन यहाँ पे आती है जब भी कोई पेयर है वो किन्हीं 2 सेट में से बिलोंग कर रहा है और बीच में आपको पता है इंटरसेक्शन या यूनियन का सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो पेयर के रूप में दे रखा है इस बार, इसका मतलब ये जो XY पेयर है वो इसमें से भी बिलोंग करेगा तथा XY है वो इस C क्रॉस D में से भी बिलोंग करेगा। सही है, क्योंकि पेयर के रूप में इसका मतलब पूरा का पूरा पेयर ही बिलोंग करेगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इस बार हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे लेके चलेंगे। X है वो फर्स्ट वाले सेट में से बिलोंग करेगा तथा जो Y है वो इस नेक्स्ट वाले सेट में से बिलोंग करेगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन दे रखा है इसमें, तो इंटरसेक्शन के लिए हम और यूज में लेते हैं, आपको पता ही है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे और लिया तो यहाँ पे तथा क्यों यूज में लिया, यहाँ पे तथा इसलिए हमने यूज में लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो सेट लिया है, यहाँ पे पेयर लिया है, ये पेयर हमने इन दोनों में दिखाया है, इसका रोल हमने नहीं देखा है। इसका रोल हमने बस यही देखा है कि आपका जो पेयर है वो इसमें से भी बिलोंग करेगा और इसमें से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पे यही लिया है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई भी जो एलिमेंट है वो दोनों सेटों में से बिलोंग करना चाहिए। तो वो वाली चीज के लिए यहाँ पे मैंने तथा दर्शाया है, इंटरसेक्शन के लिए तथा नहीं दर्शाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंटरसेक्शन का यूज में लेते हुए और का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सिमिलरली X वो बिलोंग करेगा C से एंड तथा यहाँ पे जो Y है वो बिलोंग किससे करेगा, D से। अब नेक्स्ट देखो X यहाँ से A से भी बिलोंग कर रहा है और C से भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या करूँ इन दोनों को कंबाइंड ले लेता हूँ। मैं क्या ले लूं, X है वो आपको दिख रहा है A से भी बिलोंग कर रहा है और X है वो C से भी बिलोंग कर रहा है तथा सिमिलरली कंडीशन के अंदर Y है वो B से भी बिलोंग कर रहा है और Y है वो D से भी बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कोई भी एलिमेंट है वो किन्हीं सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब सेम एलिमेंट है वो किन्हीं 2 सेट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट है उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन को यहाँ पे मैंने वैसे और भी लिख दिया तो उससे भी आप जान सकते हो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन की ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो X है यहाँ पे वो बिलोंग किससे कर रहा है, A और C के इंटरसेक्शन से तथा सिमिलरली कंडीशन में जो Y है वो भी किसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, B और D के इंटरसेक्शन से। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे X इस वाले मतलब सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है और Y है वो इन दोनों सेटों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। जब इनको पेयर रूप में हम लिखते हैं, क्यों हमें तो पेयर चाहिए ना, X और Y पेयर रूप में लिखेंगे तो ये किससे बिलोंग करेंगे, A इंटरसेक्शन C
तथा, तथा का मतलब होता है क्रॉस से रिलेटेड करते हैं हम, बी इंटरसेक्शन डी से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस चीज का मतलब यही तो होता है। इसको कंबाइंड ऊपर लेके चलो। देखो इफ ओनली इफ का मतलब क्या होता है, इफ ओनली इफ का मतलब होता है दोनों तरीके से सिद्ध होता है। मतलब ऊपर से नीचे चलोगे तो आपके पास जो कंडीशन आएगी ना, वही कंडीशन आप नीचे से लेके ऊपर चलोगे ना, तो वही सेम टू सेम कंडीशन निकल के आती है। इफ ओनली इफ का मतलब यही होता है, दोनों तरफ से प्रूफ होनी चीजें। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब यही तो है कि अक्स है वो इसमें से बिलोंग कर रहा है, इस सेट में से, और क्रॉस है वाई है वो इस वाले सेट में से बिलोंग कर रहा है। अब देखो यही वाली चीज आपके पास आरएचएस है, यही वाली चीज आपके पास क्या है, आरएचएस। कहने का मतलब है हम यहाँ पे पेयर लेके चलिए एलएचएस से, और वही वाला पेयर है हमने आरएचएस में यहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब है ये दोनों चीजें है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो डेट इज इंप्लाइज ए क्रॉस बी है इंटरसेक्शन सी क्रॉस जो डी है वो यहाँ पे आपके पास इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस में बी इंटरसेक्शन ऑफ डी। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, हेंस प्रूफ। सो होपफुली आपके पास जब भी कार्डिनलिटी के रूप में इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए ना, तो उनको आप सिमिलरली एक पेयर लेके प्रूव कर सकते हो। लेकिन बात इस चीज की होती है कि आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का पता होना चाहिए, और उसका पता तभी चलेगा जब आप इसके कुछ डेफिनेशंस, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको देखोगे। तो नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। आपको पता है यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो जैसे इस प्रकार से कार्डिनलिटी के रूप में आपके पास देखने को मिलेगा, और सेकंड वाला जो पार्ट आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो आपके पास गणितीय आगमन सिद्धांत से रिलेटेड आएगा। तो अब नेक्स्ट है, अब इसका जो सेकंड वाला है जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो गणितीय आगमन सिद्धांत वाले क्वेश्चन नहीं है, वो सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से आएगा कि प्रूव दैट इक्वेशन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन रूल, कि मैथमेटिकल इंडक्शन रूल की हेल्प से आप है वो ये वाली चीज है वो प्रूव करके दिखाओ। तो ये वाली चीजें आपने 12th क्लास में भी सीखी होगी, सेम टू सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, कोई भी न्यू नहीं है यहाँ पे। तो आपको पता है गणितीय आगमन सिद्धांत में हम 3 स्टेप का यूज लेते हैं। तो स्टेप्स यहाँ पे रहने वाली है, तो सॉल्यूशन में हम स्टेप्स लेके चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाली स्टेप में क्या करते हैं, हम n बराबर 1 लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये वाला जो LHS पार्ट है और ये जो वाला RHS पार्ट है वो दोनों सेम है। तो देखो n बराबर, तो इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे देते हैं। तो n बराबर जो 1 है वो इक्वेशन 1 में पुट करने पे, तो सबसे पहले हम LHS पार्ट की बात करें तो आपको दिख रहा है n बराबर 1 मतलब पहली टर्म। तो पहली टर्म इसके अंदर क्या है, ये वाली है। तो LHS क्या है, पहली टर्म 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 1 ही होती है। सिमिलरली RHS की बात करें तो RHS में n बराबर 1 पुट कर दो भाई, तो 1/4 1 का स्क्वायर गुणा 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से कट कटा के ये भी क्या आ गया 1। तो RHS भी बना रहा है, LHS भी बना रहा है, तो हैंस LHS = RHS हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब n बराबर 1 के लिए ये जो इक्वेशन है वो सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n बराबर 1 के लिए कंडीशन ट्रू के लिए सत्य है। अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड वाली स्टेप में। सेकेंड वाली स्टेप में हम क्या करते हैं, उसमें हम n बराबर किसी टर्म m के लिए या फिर k के लिए कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। उसके लिए हम है वो यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं, मतलब कि हम लेके चलते हैं कि n बराबर m के लिए ये जो आपकी इक्वेशन है वो ट्रू है, सत्य है, ये लेके चलते हैं। n बराबर m के लिए इक्वेशन 1 सत्य है। तो n बराबर 1 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे m की पावर 3 बराबर 1/4 m स्क्वायर इंटू m + 1 का स्क्वायर। ये वाली कंडीशन है वो ट्रू है, ट्रू है। तो थर्ड वाली स्टेप में हम क्या लेके करेंगे कि हम n बराबर इसकी जो नेक्स्ट वाली टर्म है m + 1 उसके लिए भी ये वाली कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना होता है। तो थर्ड वाली कंडीशन में हम क्या लेके चलते हैं कि n बराबर m + 1 के लिए हम इसको प्रूव करते हैं।
कि m+1 के लिए भी क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। सो थर्ड वाली कंडीशन में जो हम n बराबर m+1 के लिए है वो अपने पास जो इक्वेशन है उसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इसमें m+1 पुट करें तो देखो हम रफली यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे हम m+1 पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन बनती है n³ + 2⁵ प्लस यहाँ पे m+1⁵ और इज इक्वल टू 1/4। ये बन गया आपके पास m+1 का स्क्वायर और ये बन गया आपके पास m+2 का ये स्क्वायर। ये वाली चीज़ है वो हमारे पास निकल के आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तो ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करनी है? इस वाली साइड को लेके। तो यहाँ पे हम है वो LHS साइड लेके चलते हैं n बराबर m+1 के प्रूफ के लिए। तो 1⁵, इसलिए 1⁵ प्लस 2⁵ प्लस डेट यहाँ पे m+1 की बात कर रहे हैं तो m+1⁵, ये वाली चीज। अब आप एक चीज बताओ, m+1⁵ है तो इसका मतलब इसके पहले वाला पद m⁵ है, तो m+1 उससे नेक्स्ट वाली स्टेप ही है, ठीक है, इक्वल। ये वाली चीज इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से आपको कुछ दिख रही है क्या कि ये वाली चीज है वो इस वाली टर्म के इक्वल है, दिख रही है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1/4m² इंटू m+1 का स्क्वायर और साथ में ये नेक्स्ट वाली कंडीशन है ये m+1 का स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 का हमने यूज किया यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हमारे पास ये वाली चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि m+1 का जो होल स्क्वायर है, देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं m+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साथ में हम क्या करते हैं 1/4 भी कॉमन नहीं ले लेते हैं यहाँ पे। तो कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या बचा, एक तो मेरे पास यहाँ पे बच गया m² प्लस में ये लघुत्तम चला गया 4 और ये क्या बच गया 4m+1, बचा नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, सो नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया कि 1/4 ये m+1 का होल स्क्वायर इंटू में ये हो गया m² और 4 के अंदर गुणा कर दी तो 4m+4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास m+1 का होल स्क्वायर और ये आपके पास m+2 का होल स्क्वायर बन गया। तो देखो ये वाली साइड सेम आ गई ना, तो और यही वाली चीज है वो हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर m+1 के लिए भी आपकी जो इक्वेशन है वो ट्रू है। सो हेंस n बराबर m+1 के लिए सत्य है, ठीक है। जहां पे जो m है वो आपका बिलोंग किसमें करता है, नेचुरल नंबर में। सो होपफुली आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से है वो कैसे हम इक्वेशन है वो प्रूफ कर सकते हैं वो इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है और इसे भी आपको है वो मैथमेटिकल इंडक्शन रूल की हेल्प से है वो प्रूफ करना है। तो सेम वही वाली प्रोसेस है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को n बराबर 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन में n बराबर जब हम 1 पुट करते हैं तो LHS साइड में n बराबर 1 का मतलब हुआ फर्स्ट वाली टर्म। तो फर्स्ट वाली टर्म आपके पास क्या है 1 इंटू 3 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया 1/3 के। सो सिमिलरली अब हम लेके चलते हैं हम अपनी RHS साइड। तो RHS हमारे पास क्या है n/2n+1। तो यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1/2 इंटू 1+1 और ये भी किसके इक्वल आती है 1/3 के। तो हैंस आपका LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, हैंस LHS इक्वल टू RHS। तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड वाली स्टेप में। सेकंड वाली स्टेप में हम क्या लेके चलते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो n बराबर m के लिए सत्य है। तो n बराबर m के लिए सत्य होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी इक्वेशन में आपको n बराबर m है वो पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखो जब हम n बराबर m पुट करते हैं तो 2m-1 इंटू में 2m+1 हो गया यहाँ पे और इक्वल में ये हो गया m/2m+1 के, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारे जो हम प्रूव करेंगे ना उसमें काम में आएगी। हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक इक्वेशन के अंदर आपकी जो स्टेप है वो सेम रहने वाली है। हमेशा ये जो इक्वेशन है ना वो काम ही आएगी प्रूव करने में,
देखो, तो थर्ड वाली स्टेप में हम क्या प्रूव करते हैं कि जो आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है वो n बराबर m+1 के लिए शो करनी है। ठीक है, तो पुट करते हैं n बराबर m+1। तो यहाँ पे हम LHS में पुट करेंगे और हमें दिखाना है कि RHS के वो इक्वल आएगा। तो रफली आपको साइड में लिख लेना है कि जब हम n बराबर m+1 पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये चीज निकल के आनी चाहिए 1/3 ये हो गया आपके पास 1 में 2m+1। तो देखो 2m+1 और माइनस का 1 तो सोल्व करो, 2m+2 और माइनस का 1 तो ये क्या है 2m+1। ठीक है, सिमिलरली इनटू में इसमें जब हम m+1 पुट करते हैं तो ये आएगा 2m+3। ठीक है, और हमारे पास निकल के आना चाहिए ये m+1 अपॉन में 2m+3 के इक्वल। ठीक है, जब m+1 पूरे में पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़ है वो निकल के आनी चाहिए, हमने रफली बताई है मैंने। तो यहाँ पे देखो, जब हम LHS में m+1 पुट करेंगे ना तो हमारे पास RHS वाली स्टेप वो निकल के आनी चाहिए। तो पुट करते हैं, चलो ये हो गया 1/3 × 5 प्लस में डेस ये प्लस में ये देखो यहाँ तक की टर्म है वो सेम लिख दो आप 1/2m-1 ये 2m+1। ठीक है, और प्लस में नेक्स्ट आपको क्या पुट करनी है ये m+1। तो m+1 पुट करो, तो यहाँ पे m+1 पुट करोगे तो यहाँ आएगा आपके पास 2m+1 इंटू में 2m+3। ठीक है, ये देखो ये आएगी। अब आपके मन के अंदर एक विचार आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ तक की इक्वेशन है, यहाँ की जो टर्म है वो सेम आएगी और नेक्स्ट वाली टर्म ही ये निकल के आएगी, इसके फर्स्ट वाली टर्म क्यों नहीं निकल के आएगी। तो देखो ये चीज़ें देखने पे पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है इसकी आप है वो एक छोटा सा अनुमान इस प्रकार से भी लगा सकते हो। जब मैं नेक्स्ट वाली स्टेप के अंदर यदि m+1 पुट करता हूँ ना तो देखो कंपेयर करो इन दोनों चीज़ों की। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सेकंड वाली टर्म है वो इसकी फर्स्ट वाली टर्म है, तो यहाँ पे भी देखो इसकी जो सेकंड वाली टर्म है वो इसकी फर्स्ट वाली टर्म निकल के आ रही है। ओके, और नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है कि इसकी फर्स्ट वाली टर्म में आपको 2 ज्यादा ही दिख रहा है। तो इसमें देखो इसमें 2 ज्यादा करोगे तो 2m+3 वही दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा है वो अनुमान लगा सकते हो इस चीज का। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि इतनी इतनी जो टर्म है वो इक्वेशन 1 से इस वाली टर्म के इक्वल है कि नहीं है। तो वो वाली चीज है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया कि ये वाली टर्म का मान मेरे पास है m/2m+1 और प्लस में मेरे पास है 1/2m+1 और इंटू में 2m+3। कुछ नहीं करना, लघुत्तम लेके हल कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है यूज किया इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे लघुत्तम लेना है। लघुत्तम आपके पास 2m+1 और इंटू में 2m+3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास बच गया m इंटू में 2m+3 और प्लस में 1 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये हो गया 2m² प्लस में 3m और प्लस में 1 और अपॉन में मेरे पास बच गए यहाँ पे 2m+1 और 2m+3। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसके है वो फैक्टर आप कर सकते हो। फैक्टर किस प्रकार से हो रहे हैं इस वाली इक्वेशन के, इसके फैक्टर आपके पास आ रहे हैं 2m+1 इंटू में m+1। इसके फैक्टर यदि हम करते हैं तो ये 2 फैक्टर है वो निकल के आते हैं और अपॉन में हमारे पास क्या है 2m+1 इंटू में 2m+3। तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में आपके पास क्या निकल के आएगी m+1 अपॉन में 2m+3। और यही वाली चीज है वो आपको प्रूफ करके दिखानी थी, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो हेंस आपका जो इक्वेशन है वो n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है। तो आप लिख सकते हो हेंस n बराबर m+1 के लिए सत्य है, प्रूफ कर दिया आपने के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कैसे है वो क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं वो आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए सी यू।